Welcome to my YouTube channel, Engineer Arsalan Amjad. Before starting the video, please subscribe my channel, also press on bell icon and like and share this video. Let's start the video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंडिडेट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। तो इसके रिलेटेड जो भी पीपीएससी में एमसीक्यूज आते हैं उसको मैं इंडिकेट करता जाऊंगा और बाकी इसके हम सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है हाइड्रोलिक्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम अवर मास इज कॉल्ड। जब वॉल्यूम अवर मास होता है तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 2, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड। तो ये हमारा होता है स्पेसिफिक वेट। अगर इस वेट की जगह पे मैस होता है कि मैस पर वॉल्यूम, तो फिर हमारी बनती है डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड। तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मैं इसको इंडिकेट भी कर चुका हूँ, इसको सोल्व भी कर चुका हूँ हर हवाले से। तो मैं मज़ीद फिर कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी भी बॉडी का जो यूनिट वेट होता है उस यूनिट वेट को आपने पानी के यूनिट वेट पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हासिल हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आपने पानी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेनी है तो पानी के यूनिट वेट को पानी के ही यूनिट वेट पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, जो कि पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1। तो इसी तरह आप देखें कि अगर हमारे पास 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है, अगर हम इस पानी के वेट को अगर हम पानी के जो यूनिट वेट है उस पे ही डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है। तो आप देखें कि ये हज़ार के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका जो यूनिट है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी 1, जो कि इसके साथ कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होती है। भले ये किसी भी आप मटेरियल की फाइंड कर लें, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रेन की ये दो आपने याद रखनी है। ये स्ट्रेन का भी पूछा जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी, तो ये दोनों यूनिट लेस है। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज ए। तो जो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अभी हमने फाइंड किया कि 1 है, इसलिए हम इसको यूनिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कह रहा है कि किस यूनिट में उसको जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है नील। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल लिक्विड्स कीप देयर सरफेस। तो जो आपने देखा होगा कि किसी भी किस्म का कोई भी लिक्विड है, भले वो पेट्रोल है आपके पास है या आपके पास शहद है, पानी है, किसी किस्म का कोई भी आपके पास लिक्विड है, भले वो किसी बर्तन में है तो किसी भी पैन में है, लेकिन वो जो अपनी सतह है वो हमवार रखता है। ये पानी की एक बड़ी एक खसूसियत होती है कि ये अपने लेवल को बरकरार रखता है, अपने लेवल जो होता है वो 0 का रखता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये लेवल। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज टेकन एज ए। तो जो पानी का स्पेसिफिक वेट होता है वो होता है हमारे पास 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स इज ड्यू टू। तो जो लिक्विड्स की सरफेस टेंशन होती है ये कोहेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थिक लिक्विड्स हैव वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, मोर। तो ये होता है कि जब भी आप अपने पानी को ज़मीन पे आप उसको बहा देंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी है आपका वो एक स्पीड के साथ, एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है कि पानी को फ्लो करने से रोकता है, मुज़ाहमत करता है, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि बहाव के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं।
तो ये अब ज़ाहिर सी बात है कि जो भी लिक्विड थिक कंडीशन में होंगे उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो अब अगर आप पानी और शहद का मुवाज़ना करें तो जो शहद है अगर आप उसको भी फ़्लो कर देते हैं और पानी को भी, जो पानी है वो स्पीड के साथ फ़्लो करेगा और जो शहद है वो बहुत ही स्लो होगी। तो इसलिए जो शहद है इसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी। और पीपीएससी के एग्ज़ाम के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ पीपीएससी में कि वाटर और जो मरकरी होती है इन दोनों में जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा किसकी होगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने पानी को फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास जो है ये वाटर है और ये आपके पास मरकरी है, अगर आप इसको एक ही टाइम पे एक ही स्पीड पे अगर आप टाइम नोट कर लेते हैं, अगर आप जो वाटर को फ़्लो करते हैं तो वो आपका इतना फ़्लो हो जाएगा और उसी स्पीड पे उसी टाइम पे अगर आप मरकरी को फ़्लो करते हैं तो ये आपको नज़र ही नहीं आएगी, ये इतनी दूर निकल जाएगी। तो इसी तरह जो मरकरी है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी जो मुज़ाहमत है वो कम लग रही है और जो वाटर है इसकी मुज़ाहमत ज़्यादा है। तो इसलिए इन दोनों में से अगर पूछ ले तो फिर आपने ये बताना है कि जो पानी है इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है किसके हवाले से, मरकरी के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 11 है द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड इज़। तो 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे जो पानी की विस्कोसिटी होती है वो हमारे पास 1 सेंटीपोइज होती है। तो उधर इसने 1 लिखा हुआ है, तो इसमें से एक और भी क्वेश्चन बनता है कि वो पूछ सकता है कि जो विस्कोसिटी है इसका यूनिट क्या है, तो आपने याद रखना है कि वो सेंटीपोइज है। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच कंट्रोल इट्स रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड। तो पानी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इसके फ्लो को कंट्रोल करती है, मुज़ाहमत करती है, तो हमारे पास विस्कोसिटी होती है। चैप्टर नंबर 2 है लिक्विड प्रेशर एंड मेजरमेंट्स। तो अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेड बाय। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है इसको बैरोमीटर के साथ मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज ए कॉलम ऑफ हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10.3 मीटर। तो ये है कि अगर आप एक ट्यूब के ज़रिए आप अगर प्रेशर फाइंड करेंगे तो जो आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो 10.3 मीटर तक उस ट्यूब में ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेशर ऑफ 1 पास्कल PA इज इक्वल टू। तो जो 1 पास्कल होता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये आपने यूनिट भी याद रखना है कि अब पेपर में वो अगर 1 का नहीं पूछता, सिर्फ वो आपसे यूनिट पूछ लेता है, तो आपको यूनिट याद होना चाहिए कि वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है पाइजोमीटर ट्यूब इज़ यूज फॉर। तो जो पाइजोमीटर ट्यूब होती है वो टू फाइंड प्रेशर, वो प्रेशर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेशर मेड बाय मानोमीटर इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रेशर जो कि मानोमीटर की मदद से फाइंड किया जाए उसको क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। तो जो मानोमीटर है ये हमारे पास एक गेज है, तो जब हम इससे प्रेशर को मेजर करेंगे तो वो हमारा गेज प्रेशर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हैवी लिक्विड यूज्ड इन पाइजोमीटर इज। तो आपने याद रखना है कि मैनोमीटर में तो हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। अब उसने वही क्वेश्चन घुमा फिरा के उसने पूछ लिया कि पाइजोमीटर में कौन सा लिक्विड होता है। तो पाइजोमीटर में कोई किसी किस्म का लिक्विड इस्तेमाल होते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हैवी लिक्विड यूज्ड इन मानोमीटर इज। अब मानोमीटर में मरकरी यूज होता है और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज टेकन एज ए 13.6। तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 मीटर हाइट ऑफ मरकरी विल बी इक्वल टू द कॉलम हाइट ऑफ वाटर एज ए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी है, इससे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि आपके पास ये 2 ट्यूबें हैं। तो अगर आप उन दोनों ट्यूबों का जो प्रेशर है अगर आप उनके ज़रिए फाइंड करना चाहते हैं तो एक ट्यूब में आप मरकरी को फिल कर लें और दूसरे में आप वाटर को फिल कर लें। इस तरह आपके पास जो 2 ट्यूबें बन जाएंगी, जो एक कॉलम बन जाएंगे, तो उनमें जो प्रेशर होगा वो मरकरी पे जो 1 मीटर का प्रेशर होगा, पानी पे वही प्रेशर सेम टू सेम जो है वो 13.6 मीटर तक चला जाएगा। इतना इनका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे का प्रेशर होता है उसको हम वैक्यूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द स्टेटमेंट
ऑल लिक्विड्स इंसर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली इज कॉल्ड। तो ये पास्कल लॉ कहता है कि आप अगर किसी भी पैन में, बर्तन में आप पानी को डाल देते हैं तो वो पानी उसकी दीवारों पे हर तरफ से यकसा जो है वो प्रेशर डालता है। ये नहीं होगा कि किसी जगह पे ज़्यादा या किसी जगह पे कम होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड्स मोस्टली ऑन। तो जो पानी का प्रेशर होता है ये किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ पे। जितनी आपकी गहराई ज़्यादा होती जाएगी उतना आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी और स्टैटिक्स का मतलब होता है साकन, यानी कि एक बिल्कुल साकन हालत में जो पानी है उसके रिलेटेड हमने स्टडी करनी है। तो इस चैप्टर में हमने जितनी भी स्टडी करनी है उसमें जो आपका पानी है वो स्टैटिक फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टडी ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एट रेस्ट इज टर्म्ड एज। तो ऐसी स्टडी जो कि साकन पानी के ऊपर की जाए उसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a scale shaped plate is immersed vertically in water. If this is turned horizontally at the same centroidal depth, the pressure on it will be। तो अब वो कह रहा है कि आपके पास एक वर्टिकल जो प्लेट है वो पानी में डूबी हुई है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो उसका जो प्रेशर है उस पर क्या फ़र्क रहेगा? तो वो हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन डाउनवर्ड सर्फेस लाइज ऑलवेज डैश द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस बिलो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ, बहुत ही ये आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आप ये देखें कि आपके पास से इस तरह का कोई भी मैस है, कोई शक्ल है। तो अब देखें इस जिस्म का जो सेंटर है वो हमारे पास ये है। तो अब ये जिस्म का सेंटर है, लेकिन ये प्रेशर का सेंटर नहीं है। ये हमारी जो बॉडी है जो पानी में इमर्स है, डूबी हुई है, ये उसका सेंटर है। अब हमने बताना है कि जो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर का सेंटर कौन सा होगा? तो आपने याद रखना है कि जो जिस्म का सेंटर होगा उसके नीचे जो ये होगा इसको हम बोलेंगे कि ये सेंटर है प्रेशर का। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इन SI यूनिट द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज टेकन एज ए। तो SI यूनिट में जो आपके पानी का वेट होता है वो होता है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर आपके पास ये किलो न्यूटन को हटा देता, इसकी जगह पर सिर्फ न्यूटन होता, तो फिर हमारे पास होना था 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कुलर प्लेट इज इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर, टोटल प्रेशर ऑन इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब आपके पास एक प्लेट है जो कि पानी में वर्टिकली है, तो अमूदी तौर पे वो डूबी हुई है। अब आपने बताना है कि उस पर जो टोटल प्रेशर है वो कितना होगा। तो टोटल जो प्रेशर है वो फाइंड करने का आपने फार्मूला बताना है, जो कि हमारे पास मेगा ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, सबमर्ज्ड वेट ऑफ अ बॉडी एज ए कंपेयर्ड टू दैट इन एयर इज। अब कह रहे हैं कि जो भी आपके पास जिस्म है जो कि बाहर खुली हवा में होता है उसका वजन ज्यादा होगा बेनिस्बत जो कि जिस्म डूबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन अ डैम एट डेप्थ एच विल बी। तो डैम पे जो प्रेशर की शिद्दत होती है उसका आपने फार्मूला बताना है, जबकि उसकी जो हाइट है वो उसने बता दी है कि एच है, जो गहराई है। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है मेगा h²/2। क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्रेविटी डैम रजिस्ट वाटर प्रेशर ड्यू टू इट्स। तो जो ग्रेविटी डैम होते हैं वो कह रहा है कि वो किसकी वजह से जो प्रेशर है वो बेयर करते हैं, रजिस्ट करते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वेट। वो अपने वेट की वजह से अपने जो पीछे पानी है उसको रिटेन करते हैं, अपने वेट की वजह से वो स्टेबल रहते हैं। तो अब ग्रेविटी डैम का आपने याद रखना है कि वो अपने वेट के भरोसे पे, अपने वेट के ऊपर वो प्रेशर को रजिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, if the resultant pressure of a dam passes within the base then it shows stability against। तो जब जो प्रेशर होता है वो बेस के अंदर से गुजरेगा तो इसमें क्या है? स्लाइडिंग फेलियर। क्वेश्चन नंबर 10, रिजल्टेंट प्रेशर और एट डैम इज कैलकुलेटेड बाय। तो जो डैम के ऊपर रिजल्टेंट प्रेशर लग रहा होगा उसको फाइंड करने का फार्मूला कौन सा है? ये हमारे पास P² + W² होल का अंडर रूट। चैप्टर नंबर 4 है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज।
क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बुयांसी। तो इसका मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो आपका सेंटर ऑफ बुयांसी है ये होता क्या है। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, a body is said to be in stable equilibrium when its center of gravity lies at the position as a compared with its meta center। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, बिलो। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी एंड इट्स मेटा सेंटर इज कॉल्ड एज ए मेटा सेंट्रिक हाइट। तो अब आपने याद रखना है, मैं आपको एक फिगर ड्रा करके बताने लगा हूँ कि ये आपके पास एक बॉडी है जो कि पानी के अंदर है। तो इसका इधर तो हो जाएगा आपका जी जो कि इस जिस्म का सेंटर है, और इस जगह पे आप बोलेंगे ये हमारा एम पॉइंट है। एम से हम डिनोट करेंगे मेटा सेंटर को, और इसके नीचे हम ये पॉइंट लेते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे बी से जो कि सेंटर ऑफ बुयांसी है। तो आपने याद रखना है कि मेटा सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जब आपका कोई भी जिस्म पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, अगर उसको आप थोड़ी सी भी हरकत देते हैं तो वो जो जिस्म होता है वो भी हरकत करने लगता है, और वो जिस्म जिस पॉइंट पे हरकत कर रहा होता है उस पॉइंट को मेटा सेंटर कहते हैं, और इस पॉइंट से लेके इसका जो सीजी होता है इसको हम कहते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। ये इसकी मेटा सेंट्रिक हाइट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम मेटा सेंटर लाइज एट द पोजीशन एज ए कंपेयर्ड विद। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, अबव। क्वेश्चन नंबर 5, डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज ए। तो जो भी आपका जिस्म है या आपका बहरी जहाज है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो जितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है उसको आप बोलेंगे ड्राफ्ट। तो आप ये देखें कि ये आपका नीचे आपका पानी है, तो ये पानी के ऊपर जो है ये उसका लेवल है जो कि पानी अपना लेवल हमवार रखता है। अब वो कह रहा है कि आपकी एक बॉडी है जो कि पानी के अंदर डूबी हुई है, तो अब जो नीचे ये वाला पोर्शन है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है और ये ऊपर हवा में है। तो अब इस पानी के लेवल से लेके ये जिस्म जितना ये डूबा हुआ है इसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय अ फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बुयांसी। आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई भी जिस्म पानी के अंदर आप उसको गिरा देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो जब भी वो जिस्म पानी के अंदर गिरता है तो आपको एक पानी की उछाल नज़र आती है, और जितना जिस्म का वेट होगा, जितना जिस्म का एरिया होगा, अब जितनी जिस्म पानी के अंदर फोर्स लगाता है, गिरने के पे फोर्स लगाता है, इतनी ही उसके बदले में जो पानी होता है वो उस पर एक रिवर्स फोर्स लगाता है, उसको एक दफ़ा ऊपर की तरफ उछालता है। तो वो जो उछाल होती है उसको कहते हैं बुयांसी। क्वेश्चन नंबर 7, मेटासेंट्रिक हाइट इन मीटर्स ऑफ अ मर्चेंट शिप इज केप्ट एज ए। तो जो मर्चेंट शिप होता है इसकी जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो होती है 0.3 से लेके 1 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 8, a floating body has zero metacentric height, it will be in such type of equilibrium। तो ऐसा जिसकी है जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो ज़ीरो है। तो मेटासेंट्रिक हाइट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि मेटा सेंटर एम और जो सेंटर ऑफ का बॉडी है वो दोनों एक ही जगह पे हैं, तो ऐसी हालत को न्यूट्रल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट साइज 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल है जिसका आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये मेरे मैकेनिक्स के लेक्चर में मैंने आपको इसके जो फार्मूले हैं वो बताए हुए हैं, जिसके ज़रिए आप इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा वो कोई भी आपको शेप दे के जा सकता है, तो आपने वो मेरा जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं, उसके आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, a piece of wood of specific gravity of 0.6 and 10 cm deep is floating in fresh water. Its immersed depth will be।
ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। तो अब आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। जब आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास एक बॉडी है, तो अब वो कह रहा है कि पीस ऑफ वुड, ये आपके पास एक लकड़ है। तो अब ये पानी का लेवल है, अब ये जो हिस्सा है ये नीचे वाला पानी में डूबा हुआ है। अब वो कह रहा है कि जो ये पीस ऑफ वुड है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है हमारे पास 0.6। इसके बाद अब वो कह रहा है कि जो पानी की टोटल गहराई है, ये इधर से लेके इधर तक जो पानी की टोटल गहराई है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब ये पानी की टोटल गहराई है 10 सेंटीमीटर, तो अब हमने बताना है कि जो हमारा हिस्सा डूबा हुआ है वो कितना है। तो आपने याद रखना है, आपके पास वो जो भी वैल्यू दे के चला जाए, आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है डेप्थ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसकी इमर्स्ड डेप्थ का। ये बनता है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। Question number 11, a body will sink down if its specific gravity is dash than that of liquid. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से आपकी वो वाली कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी जो कि आए रोज़ हर बंदा कहता है आपसे कि आप ये बताएं कि पानी में एक छोटी सी जो सुई होती है वो डूब जाती है और इतनी इतनी जो बड़ी लकड़ की आप फेंक देते हैं, उसकी इतनी इतनी लंबाई होती है तो वो नहीं डूबती। तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देख लें, ये आपका नीचे वाटर है, ये उसका लेवल है। तो अब हम अपने प्रीवियस लेसन में ये पढ़ चुके हैं तो जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है हमारे पास 1, यानी कि इस लेवल के नीचे नीचे जितना भी आपके पास पानी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। अब अभी हमने अपने प्रीवियस रिसेंट क्वेश्चन में पढ़ा है कि एक हमारे पास पीस ऑफ वुड था जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी हमारे पास 0.6। तो अब 0.6 है, ये 1 से कम है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम होगी तो वो पानी के ऊपर जो है वो तैरता रहेगा, और ऐसी चीज़ें जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज़्यादा है तो वो इसमें डूब जाएगी। अब जो स्टील होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 7.8, तो अब जाहिर सी बात है कि 1 किधर है और 7.8 किधर है। तो जब भी आप नीडल को पानी में फेंकेंगे तो वो आके नीचे डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो इसी तरह हमारा यही क्वेश्चन है कि कोई भी बॉडी जो है वो पानी में डूब जाएगी जब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी लिक्विड से। क्वेश्चन नंबर 12, फार्मूला यूज टू डिटरमाइन मेटासेंट्रिक हाइट GM ऑफ फ्लोटिंग बॉडी बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए आप जो GM है मेटासेंट्रिक हाइट है वो कैसे फाइंड करेंगे। वो हमारे पास GM इक्वल टू WD कैपिटल W tan थीटा। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करके आप मेटासेंट्रिक हाइट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हाइड्रोकाइनेमेटिक, तो आपने याद रखना है कि इस चैप्टर में जो पानी है वो स्टैटिक नहीं है, पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन हमने सिर्फ पानी की जो थ्योरी है उस पर जो बॉडी है, जो फोर्सेस लग रही हैं, उनको हमने मद्देनज़र नहीं रखना। हमने सिर्फ पानी को देखना है, जो हमारी उसमें बॉडीज़ हैं हमने उनको देखना है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी बात आएगी हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की, उसका मतलब ये है कि आप के वाटर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं आपने उसको इग्नोर कर देना है, उसको इग्नोर करते हुए आपने स्टडी करनी है। तो जब आप आएंगे हाइड्रोडायनामेटिक्स में तो फिर आपने याद रखना है कि जो भी आपका पानी फ्लो कर रहा है या बॉडी है, जो कुछ भी है, हमने उसको भी देखना है और उसके ऊपर किसी किस्म की जो भी फोर्सेस लग रही हैं, एक्ट कर रही हैं, उनको भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो अभी इस चैप्टर में हमने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको हमने कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है, बाकी जो बॉडीज़ हैं उनको हमने थ्योरेटिकल
स्टडी कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ पाइप इज टर्म्ड एज। तो अब ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पाइप है, तो उस पाइप में 1 सेकंड में एक पॉइंट पे जितना पानी फ्लो कर रहा है वो क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्चार्ज। मतलब वो आपका पाइप है, वो आपकी किनाल है, वो आपकी एक नाली है, जो भी है, जब वो आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आपके यूनिट टाइम पे उस जगह से कितना पानी गुजर रहा है, तो वो आपका फ्लो कहलाता है, डिस्चार्ज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में डिस्चार्ज का यूनिट क्यूबिक होता है और इसको में जाहिर करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 है फार्मूला ऑफ डिस्चार्ज। तो अब डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कौन सा है, वो है हमारे पास AV। यानी कि आपने देखना है कि जितने आपके एरिए पे पानी गुजर रहा है आपने उस शक्ल का उसका सारे का सारा एरिया फाइंड कर लेना है। फिर जो पानी है वो कितनी वेलोसिटी के साथ गुजर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड करके इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इन अ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इफ एरिया ऑफ फ्लो डिक्रीजेस देन वेलोसिटी विल। तो कंटिन्यूटी फ्लो में अगर आपका जो एरिया वो कम हो रहा है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 अ फ्लो इन विच द वेलोसिटी डजंट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इज टर्म्ड एज। तो ऐसा फ्लो है कि जिसमें आपकी जो वेलोसिटी होती है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है, तो ऐसे फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 इफ एट एनी सेक्शन इन द पैसेज ऑफ फ्लो द रेट ऑफ डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट द फ्लो इज टर्म्ड एज। अब प्रीवियस क्वेश्चन में उसने पूछा कि जो वेलोसिटी है वो सेम है, वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी का पूछे वो चेंज ना हो, सेम हो, तो हमारे पास होता है यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वो बोले कि डिस्चार्ज जो है ये सेम है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा पॉइंट टू पॉइंट, तो ऐसे डिस्चार्ज को स्टेडी फ्लो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 if particles of a liquid flow along straight and parallel path the flow is termed as laminar flow। तो ये एक ऐसा फ्लो होता है, मैं आपको ड्रा करके देता हूँ कि आप देखें कि ये आपके पास एक पाइप है या चैनल है, जो भी है, इधर जो आपका पानी जा रहा है, आपके पानी के जो ज़रात होंगे वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं। जब वो एक सिमत में अपनी लाइन में मूव कर रहे होंगे तो उनको हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 ड्यूरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड द पाथ फॉलोड बाय सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज टर्म्ड एज पाथ लाइन। तो अभी रिसेंटली जो मैंने ये आपके सामने डायग्राम बनाई थी, इसमें जो भी एक सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है, एक अपने रास्ते पे कर रहा है, तो अब इसने इसी रास्ते पे जाना है, तो इस रास्ते को हम कहते हैं पाथ लाइन। अगर जो ये फ्लो है, ये पानी की जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि जो पानी है वो स्ट्रेट नहीं जा रहा, बल्कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस तरह का हो रहा है, तो फिर उसको हम लैमिनार नहीं बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इमेजिनरी लाइन इन द फॉलोइंग लिक्विड इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 a set of flow lines containing both the stream lines and potential lines intersecting each other is called flow net। जब स्ट्रीम लाइंस और पोटेंशियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कतर करेंगी, तो ऐसे आपके पास एक जाल सा बन जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्लो नेट। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स में मैंने आपको पहले भी बताया है, अब हमने जो फ्लो चल रहा है उसको तो हमने स्टडी करना ही है, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी उनको भी हम कंसिडर करेंगे, जो कि प्रीवियस चैप्टर में हमने उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है स्टडी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड एंड फोर्सेस काजिंग देयर मोशन इज कॉल्ड। तो अब देख लें, वो कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ लिक्विड, आपने एक लिक्विड के जो फ्लो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, एंड फोर्सेस काजिंग देयर मोशन, और उनकी जो मोशन है, उनकी मोशन की वजह ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं। आपने लिक्विड को भी स्टडी करना है और जो ऊपर फोर्सेस लग रही हैं उनको भी स्टडी करना है। तो ऐसी स्टडी क्या कहलाती है? हाइड्रोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय अ लिक्विड पार्टिकल इज ड्यू टू इट्स।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसकी पोजीशन के हिसाब से होती है। यानी कि अगर कोई भी आपका जो लिक्विड में है, अगर उसकी गहराई ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, जब वो अगर नीचे से आप फाइंड करेंगे तो वो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी पोजीशन के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय अ लिक्विड पार्टिकल इज ड्यू टू। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये वेलोसिटी की वजह से होती है, कि जितनी वेलोसिटी आ रही है उसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कंसिडर किया जाता है। और जो पोजीशन के हिसाब से होता है कि वो अगर डाउन पे है, सेंटर में है, टॉप पे है, पोजीशन के हिसाब से तो वो पोटेंशियल है, और जो वेलोसिटी के हिसाब से होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज टेकन एज। तो मरकरी की जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये 13.6 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर सेम कंडीशन प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ मरकरी विल बी एज ए कंपेयर टू वाटर। अब ये सेम वही कंडीशन आ गई है जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अभी मैं आपको ये ड्रा करके भी बता देता हूँ। तो आप ये देख लें कि आपके पास ये पानी जा रहा है, ये आपके पास से पानी का लेवल है। तो इसमें अगर आप 2 ट्यूबें हैं वो इंसर्ट कर देते हैं, एक मैंने ये ट्यूब इंसर्ट कर दी है और दूसरी तरफ से ये कर दिया है। तो अब इसमें आपके पास जो है वो मरकरी है और इसमें आपके पास वाटर है। तो अब जो मरकरी है वो प्रेशर लगने की वजह से वो भारी होती है, वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी जितना कि पानी चला जाएगा। तो यही है कि जो मरकरी है विल बी लेस एज ए कंपेयर टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 6, यूजुअली पोटेंशियल हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो पोटेंशियल हेड होता है जो कि पोजीशन की वजह से होता है उसको जी के साथ यानी कि जेड के साथ डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, काइनेटिक हेड इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो पोजीशन की वजह से होता है, तो वो हमारा जी है। और जो काइनेटिक हेड है जो कि वेलोसिटी की मदद से होता है, जितनी आपकी वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी तरह उसका जो काइनेटिक हेड है उसका फार्मूला है हमारे पास v²/2g। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर हेड इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो प्रेशर हेड को किसके साथ फार्मूले के साथ आप फाइंड कर सकते हैं, P/W। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, पिटेट ट्यूब इज़ यूज टू मेयर। तो जो पिटेट ट्यूब होती है ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वेलोसिटी इज डिटरमाइंड विद अ पिटेट ट्यूब बाय। तो पिटेट ट्यूब की मदद से जो वेलोसिटी फाइंड की जाती है उसको किस फार्मूले के ज़रिए फाइंड किया जाता है, वो हमारे पास 2gh होल का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेंचुरीमीटर इज़ यूज टू मेयर। तो जो वेंचुरीमीटर और आरी फेज होते हैं ये दोनों डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डायमीटर ऑफ थ्रोट ऑफ वेंचुरीमीटर इज केप्ट एज ए लेस देन दैट ऑफ पाइप इन द रेशो। तो जो डायमीटर होता है वेंचुरी का ये कम रखा जाता है, तो इसकी कम होने की जो रेशियो है वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 0.25 से लेके 0.5 तक। तो ये तो बुक में उसने मेंशन किया हुआ था, लेकिन रिसेंटली आपके जो पीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें उसने इसी रेशो को उसने बटे में कर दिया था 1/4 to 1/2। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए थे कि ये तो हमने बुक में देखा ही नहीं है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना होता है। आप देख लें कि 0.25 को हम 1.4 भी लिख सकते हैं और 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने साथ ये भी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7, फ्लो थ्रू पाइप्स। अब जो पाइप्स के ज़रिए आपका पास फ्लो होता है अब हम उसको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लॉन्ग पाइप इज कंसिडर्ड whose length is more than dash times of its diameter। तो ऐसा पाइप के अगर आपके पास एक 6 इंच का डायमीटर का पाइप है, अगर आपके पास जो पाइप की लंबाई है वो 1000 गुना ज़्यादा आपके उस डायमीटर से अगर वो ज़्यादा है तो वो आपका लॉन्ग पाइप है, अगर वो ज़्यादा नहीं है तो फिर आपका शॉर्ट पाइप है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज इक्वल टू। तो जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है
तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये d/2 किस में होता है और d/4 किस में होता है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। तो आपने याद रखना है जैसा कि हमारे पास से जो डायामीटर होता है एक पाइप का सर्कुलर का, वो होता है हमारे पास पाई डी स्केयर आवर 4। तो ये तो वो चीज़ है जो कि आपके पास आपने ये करना है कि आपने वेटेड एरिया को डिवाइड कर देना है वेटेड पेरीमीटर के साथ। यानी कि ये तो आपके पास हो गया एरिया का फार्मूला। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है एरिया के पेरीमीटर के साथ, यानी कि जो अहाता होता है वो हमारे पास फार्मूला होता है पाई डी। तो अब ऊपर वाला फार्मूला एरिया का है और नीचे वाला पेरीमीटर का है। जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो हम इसका नीचे 1 लगाएंगे और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, पाई डी स्केयर आवर 4। तो अब ये उस तरफ जाके ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 आवर पाई डी। अब ये पाई डी है तो ये पाई डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये डी के ऊपर स्केयर है तो हमारे पास जो डी है ये बाकी बच जाएगा। तो ये डी स्केयर आवर 4। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। तो अब इस चैप्टर में लॉस दिए गए हैं कि अगर जो पाइप है वो अचानक से छोटा हो जाए या अचानक से ज़्यादा हो जाए तो आपका जो लॉस है वो कितना होगा। तो अभी पूछ रहा है कि सडन इनलार्जमेंट, अगर आपका जो पाइप है वो उसकी सडन इनलार्जमेंट हो रही है तो उसको आप किस फार्मूले के जरिए फाइंड करेंगे। तो हमारे पास v1 माइनस v2 होल का स्केयर आवर 2g, ये फार्मूला आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन। अब वो जो उसका सुकड़ाव हो रहा है वो कम हो रहा है अचानक से, तो उसका फार्मूला कौन सा हमारे पास 0.375 v2 स्केयर आवर 2g। लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस इन पाइप, तो जब आपका पानी है वो पाइप में एंटर होगा तो उस जगह पे भी पानी का लॉस होगा, तो उस लॉस को 0.5 v2 स्केयर ओवर 2g के साथ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ द पाइप इज गिवन बाय। तो जब आपका पानी है वो पाइप से निकलेगा तो उस वक्त भी उसका लॉस होगा, तो वो हम v स्केयर ओवर 2g के साथ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेजर लॉस ऑफ हेड इज ड्यू टू। तो आपने याद रखना है कि जितने भी किस्म के लॉस हैं जो भी हमने अभी रिसेंटली स्टडी किए हैं, अगर वो पाइप के एंट्रेंस पे है, एग्जिट पे है, इनलार्जमेंट पे है, कंट्रैक्शन पे है, किसी भी किस्म का है, वो सारे के सारे जितने भी हैं वो आपके माइनर लॉसेस में आते हैं। और आपका मेजर में एक ही आपका लॉस वाला हेड है वो होता है हमारे पास फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से मेजर लॉस होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1000 दफ़ा पीपीएससी में रिपीट हो चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डर्स फार्मूला मेजर लॉसेस इज। तो डर्सी फार्मूला के मुताबिक जो मेजर हेड लॉस होता है उसको किस फार्मूले के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास 4FLV स्केयर ओवर 2GD। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज कैलकुलेटेड बाय। तो अब वो कह रहे हैं कि जो एक ग्रेडियंट होता है जो आपकी लंबाई के रुख जो ढलवान होती है आपने उसको फाइंड करना है। ये आपके पास आई है तो आप आई को कैसे फाइंड करते हैं, HF ओवर L। तो ये फार्मूला है, तो आपने इस फार्मूले को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है द लाइन जॉइनिंग प्रेशर हेड्स ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप इज टर्म्ड एज। तो ये होता है हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ऐसी लाइन होती है जो कि प्रेशर हेड ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप, यानी कि जो भी प्रेशर के हेड होते हैं ये उन लाइन जो उनको ज्वाइन करती है, तो ऐसी लाइन को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8, फ्लो थ्रू ऑरिफेसिस। तो ऑरिफेस के लिए जो फ्लो होगा अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज एंड डैश डिस्चार्ज। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो एक रेशियो होती है किसके दरमियान, एक्चुअल डिस्चार्ज ओवर थ्योरेटिकल। तो ये आपका बेसिकली फार्मूला उसने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एवरेज वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड थ्रू ऑरिफिस इज
टेकन एज ए। तो जो आपका डिस्चार्ज होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो उसकी जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट है, वो कितना होता है डिस्चार्ज के लिए, तो वो हमारे पास 0.67। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग द रिलेशन। तो अब एक्सपेरिमेंटली मेथड के साथ आपने जो वेलोसिटी का कोएफिशिएंट है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, एक्स आवर होल अंडर रूट है और उसके अंदर है 4YH। तो कभी कभार ये जो क्वेश्चन है ये घुमा फिरा के भी दिया जाता है, एक्स स्क्वायर भी दिया जाता है। तो जब हम एक्स स्क्वायर के साथ सारे के सारे अंडर रूट को हम ख़त्म करेंगे, तो जो एक्स है ये बाहर आ जाएगा और जो अंडर रूट है वो अभी नीचे ऐसे ही रहेगा। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। Question number 4, an orifice is said to be small if available head of water is more than at least times its height। तो ऐसे को जो रेशो होती है वो होती है 5 है। अगर उसकी 5 से, वो कह रहा है एन orifice is said to be small if available head of water is more than, अगर ये more than 5 है तो इसको हम स्मॉल orifice बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a short pipe fitted to an orifice to improve its discharge coefficient is termed as। तो इसको हम कहते हैं माउथ पीस। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ माउथ पीस शुड नॉट बी लेस देन डैश टाइम इट्स डायामीटर। तो जो लेंथ होती है माउथ पीस की, वो इसके डायामीटर से 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। तो माउथ पीस का आपको पता ही होगा, मैं ड्रा भी कर देता हूँ। ये आपके पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसमें से ये बाहर की तरफ पाइप निकला हुआ है जिससे आपका जो पानी है वो आगे गिर रहा है। तो जो ये वाली लेंथ होती है इसके बारे में वो कह रहा है कि वो इसके डाई का 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। जो पाइप होता है जिसके पानी आगे गिरता है उसको माउथ पीस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, the continuous stream of a liquid that comes out from an orifice is termed as। तो वो होती है हमारे पास जेट, जो कि एक पानी की धार होती है, जब वो गिरती है नीचे तो उस धार को जेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ वेनर कंट्रैक्टर एंड डेट ऑफ द ओरिफिस इज टर्म्ड एज ए कोफिशिएंट ऑफ। तो ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो अब पॉइंट ये है कि वेना कंट्रैक्टा क्या होती है को। तो जब आपके कंटेनर से पानी जो है वो नीचे गिर रहा होता है, तो जो पानी नीचे गिरता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि पानी की जो धार होती है वो बिल्कुल बारीक सी हो जाती है। तो ऐसे पॉइंट को वेना कंट्रैक्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, theoretical velocity of the jet at वेना कंट्रैक्टा इज डिटरमाइंड बाय। तो वेना कंट्रैक्टा के मुकाम पे जो theoretical velocity होती है वो 2GH अंडर रूट होल है, इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम सेक्शन ऑफ द जेट ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज। तो जो जेट का कम से कम हिस्सा होता है जिधर आके पानी की धार कम हो जाती है, तो ऐसे पॉइंट को वेना कंट्रैक्टा कहते हैं। चैप्टर नंबर 9, फ्लो थ्रू नोच। अब नोचेज के थ्रू जो फ्लो होता है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। एन opening in the side of tank with the upstream liquid level below the top edge of the opening। तो ऐसी शक्ल को हम नोच कहते हैं। ये आपने देखा होगा जो आपके मेनली ये होते हैं जिस पे आप नहाने जाते हैं, ट्यूबवेल हो गए, इसके बाद स्विमिंग पूल है, उनके कुछ ऐसे होते हैं कि पानी निकलने के लिए उन्होंने जगह बनाई होती है होजेस में, तो ऐसी जगह को नोच कहते हैं। अब है बॉटम एज ऑफ अ नोच इज कॉल्ड। तो जो नोच है उसका जो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा होता है उसको सिल कहते हैं। द शीट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग ओवर अ नोच। अब पहले हमने डिस्कस किया है पाइप को, तो मैं इसको भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब ये देखें कि ये आपके पास पहले था एक कंटेनर जिसमें पानी था, तो इसमें से ये माउथ पीस है जिसके ज़रिए पानी निकल रहा था, इसको हम ओरिफिस के नाम से जाना था। तो अब हमारे पास है नोच। तो नोच ये होती है कि आपके पास ये वाली एक बॉडी है, तो इधर आपका
वाटर है। अब वो सारे के सारे एरिए से पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, तो ऐसी जगह को हम नोच कहते हैं। अब देखें, अब जो पाइप से पानी या एक छोटे से सुराख से पानी बाहर आ रहा था, वो उसकी जो शक्ल है वो एक सर्कुलर थी, गोलाई में थी। अब इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो जब ये पानी बाहर मूव करेगा तो एक शीट सी होगी। जब आपने देखा होगा कि पहाड़ों के नीचे से पानी गुजरता है या ट्यूबवेल से पानी बाहर निकलता है, तो वो पानी की एक जो धार होती है वो एक शीट नुमा होती है, ज़्यादा उसका फैलाव होता है। तो ऐसे उसके फैलाव को नेप कहते हैं। इसके बाद है बेस्ट शेप ऑफ नोच। जो नोच की बेस्ट शेप होती है वो होती है ट्रायंगुलर। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ नोच इज टू मेयर। तो जो नोच होती है ये डिस्चार्ज मेयर करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्चार्ज मेड बाय अ नोच ऑफ इट्स टाइप। जो आप नोच की मदद से डिस्चार्ज को फाइंड करते हैं वो कैसा होता है, तो नोच से फाइंड किए जाने वाला जो डिस्चार्ज होता है वो एक्चुअल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ नोच इज टेकन एज ए। तो जो डिस्चार्ज होता है उसका फार्मूला यही है, सेम है जो हमने पीछे भी पढ़ा है, 0.62। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 अ नोच दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर एंड वी नोच। तो ऐसी नोच जो कि रेक्टेंगुलर और वी नोच दोनों को रिप्रेजेंट करे तो ऐसी नोच को ट्रेपोजाइडल नोच कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 फार्मूला यूज टू डिटरमाइन डिस्चार्ज थ्रू अ राइट एंगल वी नोच। तो जो राइट एंगल वी नोच होती है उसका जो डिस्चार्ज या फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा है, तो हमारे पास 1.147 एच की पावर 5/2। तो इस नोच की मदद से जो राइट एंगल की शक्ल बनाती हैं उनका डिस्चार्ज इस फार्मूले के जरिए फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 अ नोच कंटेनिंग मोर देन वन रेक्टेंगुलर नोच। तो ये हमारे पास स्ट्रिप्ड होती है। तो ये आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा, ये नोचेस की एग्जाम में से है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 फ्लो थ्रू वेयर। अब जो वेयर है उसके लिए थ्रो है। अब वेयर के लिए किस किस्म का फ्लो होता है, कैसे होता है, वेयर क्या होती है, उसको डिस्कस करते हैं। A low level wall made across the flow of water in a channel is called। तो ये होती है हमारे पास वेयर। और जो वेयर होती है ये इसका मकसद एक तो पानी के लेवल को अप करना होता है, राइज करना होता है। ये दरिया आपका जा रहा है तो ये एक डाउन लेवल पे आप एक दीवार बना देते हैं जो कि पानी के लेवल को राइज कर देती है, इसको वेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर इज यूज टू मेयर। तो जो वेयर होती है उसके जरिए हम डिस्चार्ज फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 द अपर सरफेस ऑफ द वेयर ओवर विच वाटर फ्लोज इज टर्म्ड एज क्रेस्ट। तो जो आपकी दीवार बनी होती है, दीवार का ऊपर वाला हिस्सा जिसके ऊपर से जो पानी है वो गुजर रहा होता है, तो उसकी सरफेस को क्रेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द डिस्चार्ज ओवर अ ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज। तो ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर की एक इकसाम है, तो इसमें मैक्सिमम जो है ये कितनी होगी, तो ये होती है हमारे पास H/2। क्वेश्चन नंबर 5 अ वेयर इज डिजाइंड एज ए ब्रॉड क्रस्टेड वेयर इफ इट्स ब्रेथ बी इज मोर देन। तो ये हमारे पास H/2। क्वेश्चन नंबर 6 अ वेयर विदाउट एंड कंट्रैक्शन इज टर्म्ड एज। तो विदाउट एंड कंट्रैक्शन जो होती है उसको हम कहते हैं सप्रेस्ड वेयर। क्वेश्चन नंबर 7 अ वेयर इज सैड ब्रॉड क्रेस्टेड इफ इट्स ब्रेथ इज मोर देन H/2। Question number 8. In the case of a broad crested where the depth of water h at the end of the sill is given by। तो इसकी जो डेप्थ होती है हमारे पास 2h/3 होती है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट बहुत दफ़ा हो चुका पीपीएससी में। द हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल साइड स्लोप्स इन द केस ऑफ सी इक्वलिटी वेयर इज केप्ट एज ए। तो इसकी जो रेशो होती है वो 1:4 होती है। 1 रिप्रेजेंट करती है हॉरिजॉन्टल को और 4 वर्टिकल को। क्वेश्चन नंबर 10 एंड कंट्रैक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज ओवर वेयर बाय द फार्मूला। तो ये फ्रांसीसी फार्मूले के जरिए फाइंड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11
वेंटिलेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ वेयर। तो CWT वेयर की सूरत में जो वेंटिलेशन होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 फ्लो थ्रू ओपन चैनल। तो ओपन चैनल के जरिए अब जो फ्लो होता है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन द ओपन चैनल वाटर फ्लोज अंडर। तो जो आपकी नहरें होती हैं उनमें जो पानी फ्लो कर रहा होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही फ्लो कर रहा होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, the most economical section of rectangular channel is one which has hydraulic mean depth equal to। तो अब ये जो रेक्टेंगुलर चैनल है इसकी हाइड्रोलिक जो मीन डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, D/2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ ओपन चैनल इज गिवन बाय। तो जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है ये एरिया और पेरीमीटर होता है, जो कि मैं पहले आपको एक सर्कुलर सेक्शन की निकाल के दे चुका हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ओपन चैनल हाइड्रोलिक मीन डेप्थ D/2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो आपने ये याद रखना है कि जो ट्रेपोजाइडल है ये हाइड्रोलिक सेक्शन बेस्ट होता है चैनल के लिए, और जो ट्रायंगुलर होता है वो नोचेस के लिए। ये दो डिफरेंस है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ट्रायंगुलर का भी पढ़ा है ट्रेपोजाइडल का भी पढ़ा है, लेकिन वो एग्जाम में बैठ के ये भूल जाते हैं कि ये था किन का। तो आपने याद रखना है कि चैनल में ट्रेपोजाइडल का है और नोचेस में आगे ट्रायंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन हैज वेटेड पेरीमीटर एज ए मिनिमम। तो आपका जो बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन होगा उसके जो बर्म होंगे वो कम से कम गीले होंगे। वो जब कम से कम गीले होंगे तो वो आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो सेक्शन है वो बेस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन इकोनॉमिकल ट्रेपोजाइडल सेक्शन इट्स हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू D/2। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज इक्वल टू। तो सर्कुलर का मैंने आपको पहले भी निकाल के बताया कि D/4 है। क्वेश्चन नंबर 9, फार्मूला उसने दिया हुआ है कि V इज इक्वल टू CMIV। तो इस ये जो फार्मूला इसने दिया हुआ है ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला है। तो आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, वो फार्मूला बता के कहता है कि ये फार्मूला किसका, तो हमारे पास एवरेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ शॉर्ट permeable soil, bed slope of the channel is kept as a more। Question number 11, in a hard soil, side slope of the channel is kept as a steep। तो ये steep होनी चाहिए। Question number 12, when area of flow of a channel and velocity is given, then discharge will be equal to। तो जो डिस्चार्ज है वो इक्वल होगा आपके एरिया तथा वेलोसिटी के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यू ऑफ चेरी कांस्टेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए जो चेरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, वो होती है हमारे पास 40 से 70। तो ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ C इन बेजिन फार्मूला इज। तो बेजिन फार्मूले में जो वैल्यू ऑफ C है वो होती है हमारे पास 157.6181 प्लस m इंटू √k। तो आपने याद रखना है कि ये इसका एक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हमारा पार्ट 1 इधर कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा जो कि हमारा इरिगेशन का पार्ट है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please like and share this video and subscribe my channel for more attractive videos.